हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और हमारे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ। इसी उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करना चाहूँगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो मैं प्रस्तुत करता हूँ। भाइयों, बहनों और मित्रों, आज हम एक और वर्षगांठ मना रहे हैं अपने भारत की स्वाधीनता दिवस के रूप में 75वीं वर्षगांठ। आज के दिन ही हमने शताब्दियों से जकड़ी हुई पराधीनता की बेड़ियों को एक झटके में उतार फेंका था। आज के दिन ही हमने स्वतंत्र भारत के अंबर के नीचे चैन की सांस ली थी। और आज के दिन ही हमने अपने को वास्तविक भारतीय कहलाने का गौरव प्राप्त किया था। मित्रों, इसके लिए हमने क्या क्या नहीं किया। समस्त भारतीयों ने कंधे से कंधा मिलाकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन दुख की बात है, इसके साथ साथ हमें एक और दुख भी सहन करना पड़ा। वो था भारत माता का विभाजन। अंग्रेज लोग जाते जाते अपनी कूटनीति का परिचय देते ही गए तथा भारत और पाकिस्तान दो देशों का अस्तित्व प्रकाश में आया। मित्रों, हमारा भारत सदियों से महान रहा है। यह भूमि स्वर्ग जैसी है। यह भूमि सोना उगलती रही है, इसलिए तो हम इसे माता मानते आए हैं। भगवान राम ने लंका विजय के पश्चात अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा था कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। हमारे देश में अनेकों आक्रमणकारी आए, जैसे सिकंदर, नादिर शाह, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी इत्यादि शासन करने के लालच से आए थे। उनके दांत तोड़ दिए गए, उनका नामो निशान तक मिटा दिया गया। उनकी संतान कहलाने वाला अब इस देश में कोई भी नहीं बचा था। भारतीय शूरवीरों ने दास्ता का लबादा फेंककर ऐसे घोड़े दौड़ाए कि उन्होंने समुद्र पार करके ही सांस ली। मित्रों, हमारे देश को महान बनाने में अनेकों महापुरुषों का हाथ रहा है, जैसे समर्थ गुरु रामदास, चाणक्य एवं विद्यारण्य स्वामी सरीखे संतों ने अलग जगाया। अनेक लोग अपनी कुर्बानी देकर के हमें प्रेरणा दे गए। हमारे अमर शहीदों की, हमारी स्वतंत्रता वीरों की खून की एक एक भी बूंद जहाँ पर गिरी, वहाँ पर सैकड़ों देशभक्त पनपे। देश का कोना कोना बलिदानियों के रक्त से पवित्र हो गया। सिंधु नदी का जल आज भी सेल्यूकस की पराजय की कहानी कहता है। पंजाब की मिट्टी हकीकत व गुरुपुत्रों की याद दिलाती है। राजस्थान की रेती से आज भी महाराणा सांगा एवं राणा प्रताप की आवाज़ गूंज उठती है। जौहर की भस्म लगाने को आज भी सारा देश तरसता है। हमारे देश की धरती ने पूरे भारत में अनेकों महापुरुषों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता न करके खुशी से अपने को बलिदान करके भारत माता के चरणों में न्यौछावर कर दिया।
हम ऐसे लोगों के नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन कुछ लोगों के नाम जरूर बताना चाहूँगा, जैसे वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, प्रफुल्ल कुमार चाकी, अशफाक उल्ला खां, बीडी सावरकर, राजेंद्र लहड़ी, चापेकर बंधु, राम सिंह कूका इत्यादि। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सभी क्रांतिकारी एवं महापुरुषों ने अपने इस लहू से इस धरा को रक्तिम करके अपने को भारत माता के चरणों में न्यौछावर कर दिया था। हमारे देश की धरती ने पूरे भारत में वीर एवं अमर सपूतों को जन्म दिया है। देश का कोना कोना बलिदानियों के रक्त से पवित्र हो गया। बिहार यदि बाबू कुंवर सिंह की याद दिलाता है तो महाराष्ट्र वीर शिवाजी और लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर की याद दिलाता है। पंजाब याद दिलाता है लाला लाजपत राय की, तो बंगाल याद दिलाता है अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी की, तो उत्तर प्रदेश याद दिलाता है नाना साहब, तात्या टोपे, मंगल पांडे, बेगम हजरत महल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मित्रों, आज़ादी के पहले हमारे देश में मुख्यतः दो दल पनपे थे, एक नरम दल, दूसरा गरम दल। नरम दलकारियों की ये मान्यता रही है कि हम अपने इस देश को सत्य और अहिंसा के बल पर आज़ादी दिला सकने में सक्षम होंगे, और वास्तव में वो किसी न किसी हद तक इसमें सफल भी रहे। ऐसे लोगों में सबसे आगे थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और उनके शिष्य महात्मा गांधी। लेकिन जिन्होंने अंग्रेजी सरकार की चूलें हिला दी वो थे क्रांतिकारी विचारधारा यानी कि गरम दल के नेता। वो गरम दल के नेता जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी विचारधारा से, अपने लेखकों से अंग्रेजी सरकार को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे लोगों में अग्रगण्य थे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एवं बाल गंगाधर तिलक। मित्रों, इन लोगों को संक्षेप में पाल, बाल और लाल के नाम से इतिहास में जाना जाता है। पाल, बाल और लाल के नाम से विख्यात वर्तमान भारत राष्ट्र के आधार भवन के नींव की ये तीन वज्रवत अमर सेनाएं लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल की त्रिवेणी के अवतरण ने सहस्रों वर्ष से सुसुप्त भारतीयों को नवरव, नवगति एवं नवचेतना प्रदान करके संपूर्ण भारत के जनमानस को इस प्रकार उद्वेलित कर दिया कि विदेशी शासन की क्रूरतम से क्रूरतम नीतियां भी इस देश को शीघ्र से शीघ्र स्वतंत्र होने से नहीं रोक सकी। इस त्रिमूर्ति में सर्वमान्य और लोक विख्यात चरित्र बाल गंगाधर तिलक का था। तिलक हमारे देश के एक ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से अंग्रेजी सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूँगा। तिलक ने अनेकों उत्सव चलाए, जैसे गणेश उत्सव, गणपति उत्सव। तिलक ने मराठा एवं केसरी समाचार पत्रों का संपादन भी किया। उसमें अपने ओजस्वी लेख के द्वारा
संपूर्ण जनमानस में क्रांति की लहर फैला दी। जब उनके विचारों से प्रेरित होकर एक भारतीय क्रांतिकारी नवयुवक ने एक अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी तो उसका दोषी तिलक को ही ठहराया गया और तिलक को बर्मा की मांडले जेल में बंद कर दिया गया। कठोर एवं लंबे कारावास से त्रस्त तिलक के दुर्बल शरीर के पीछे कठोर एवं वज्रवत आत्मा निवास करती थी, जो कभी भी किसी भी सांसारिक शक्ति के समक्ष नहीं झुकी। तिलक आत्मा की अमरता में अटूट विश्वास करते थे। तिलक स्वाधीनता में भी विश्वास करते थे, चाहे वो स्वाधीनता व्यक्ति की हो, चाहे वह स्वाधीनता राष्ट्र की हो। कठोर कारावास से त्रस्त तिलक ने आजीवन संघर्ष किया और वहीं पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे बलिदानियों, स्वतंत्रता वीरों, अमर शहीदों के परिणाम स्वरूप आज हम आज़ाद हैं और इस पर्व को मना रहे हैं। मित्रों, अगर आज़ादी मिलने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया और ये अंग्रेज लोग भारत में कैसे आए थे, अगर हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं, इसके इतिहास पर दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो हमारा इतिहास निष्प्राण रह जाता है। प्रथम यूरोपीय व्यापारी जिन्होंने समुद्री रास्ते से भारत की खोज की थी, वे पुर्तगाली थे। उन्होंने राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भारत के पश्चिमी समुद्री किनारे पर गोवा, दमन और द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र खोल दिए। डच भारत में सन 1595 ईस्वी में आए थे। मित्रों, हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है और उन्होंने अपने कारखाने मछलीपट्टनम, पुल्लीकट और सूरत में स्थापित कर दिए। फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेज़ों और डच लोगों से प्रतियोगिता करने के लिए की थी और उन्होंने अपने कारखाने पांडिचेरी, मद्रास और चंदेर नागौर में स्थापित कर दिए। मित्रों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेज़ों ने सन 1600 ईस्वी में की थी और उन्होंने अपने कारखाने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के समुद्री तटों पर स्थापित कर दिए। फ्रांसीसी और डच लोगों ने अंग्रेज़ों से प्रतिस्पर्धा तो की, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज़ों को वे लोग मात नहीं दे पाए और अंग्रेज़ों ने डच और फ्रांसीसियों को भारत से भगा दिया। अंग्रेज़ों ने हमारे देश में अनेकानेक साधन मौजूद थे और उन्होंने सोचा कि हम अगर इस कच्चे माल को अपने देश ले जाते हैं और वहाँ से पकाकर माल भारत लाते हैं तो हमें बहुत ही प्रॉफिट होगी। इसलिए सन 1853 में सबसे पहले उन्होंने बम्बई और थाने के बीच रेलवे लाइन बिछवा दी और मालगाड़ी चलवा दी ताकि भारत के कच्चे सामान को उसमें लादा जा सके और समुद्री जहाज़ों तक पहुंचाया जा सके और इंग्लैंड से पके हुए माल को भारत में लाया जा सके। और वो यही करने लगे।
परिणाम स्वरूप हमारे भारतीय जो कामगार थे, मजदूर थे, वो बेकार हो गए। वे लोग अपने महंगे सामान को भारत के बाज़ारों में बेचते थे, हमें कंगाल कर रहे थे। उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय शासन कर रही थी और हमारे देश की गद्दी पर विराजमान थे मुगल बादशाह जहांगीर। अंग्रेज जानते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है, इससे व्यापार जरूर करना है। इसलिए उन्होंने अपने सबसे वफादार सैनिक को भारत राजदूत बना करके भेजा, जिनका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए और उन्होंने व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने की गुजारिश की, लेकिन उसमें भारत को कोई भी फायदा नहीं था। ये उनकी चालबाजी थी। जहांगीर इस बात को समझ गए और उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को वापस भेज दिया। लेकिन अंग्रेज लोग जानते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, इसके साथ हर हाल में व्यापार करना है। तो वहाँ की रानी एलिजाबेथ ने अपने दूसरे सैनिक को भारत राजदूत बना करके भेजा, जिनका नाम था सर थॉमस रो। जी हाँ, सर थॉमस रो 1613 ईस्वी में भारत आए और अब की बार जहांगीर ने एलिजाबेथ के साथ एक समझौता किया। मित्रों, इतिहास में यह समझौता चार्टर समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने मालगुजारी देने की बात भारत को स्वीकारी, बहुत ही बड़ी मात्रा में लगान देने की बात भी कही। जहांगीर तैयार हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों को इजाज़त दे दी और अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना गुजरात के समुद्री किनारे पर सूरत शहर में स्थापित कर दिया। यह कपड़े का कारखाना था। इस प्रकार अंग्रेज लोग लंबे समय तक भारत पर शासन करने में सक्षम रहे, लेकिन अभी अंग्रेज़ों को खुशी नहीं थी। वह अपनी कूटनीति चालें चले ही जा रहे थे। उन्होंने सन 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। सिराजुद्दौला मारा गया। यह युद्ध भारत में आर्थिक कष्ट और भयंकर दुश्वारियां लाया। इस युद्ध से अंग्रेज़ों ने भारत पर राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया और अपने कठपुतली शासक जगह जगह पर बैठाने में वे कामयाब हो गए। सबसे पहले उन्होंने बंगाल के नवाब के रूप में, कठपुतली शासक के रूप में मीर जाफ़र को चुना। मीर जाफ़र एक योग्य शासक था। उसने अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा उठाया, बहुत सी जागीरें देता था। लेकिन अब मीर जाफ़र अपने को ठगा हुआ एवं थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ अकेले ही विद्रोह ठान लिया और विद्रोह कर दिया। परिणाम ये हुआ कि मीर जाफ़र मारा गया। अब अगले नवाब के रूप में अंग्रेज़ों ने बंगाल में मीर कासिम की नियुक्ति कर दी। मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बना दिया गया। मीर कासिम एक योग्य शासक था। वो अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा पहुंचा रहा था, बहुत सी जागीरें दे रहा था, अंग्रेज अफसरों को बहुत से उपहार देता था। वो वर्तमान समय में चिटगांव, वर्धमान और मिदनापुर, ये वर्तमान समय में
बांग्लादेश में पड़ते हैं। बांग्लादेश पहले भारत का ही अंग हुआ करता था। चिटगांव, वर्धमान और इनकी जागीरें अंग्रेजों को वह प्रदान करता था। लेकिन अब वह भी एक ठगा हुआ और थका हुआ अपने को महसूस करने लगा था। लेकिन उसने अंग्रेजों के खिलाफ अकेले युद्ध नहीं छेड़ा। उसने दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से हाथ मिलाया, उसकी सेना अपने में मिलाई। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को मिलाया, उसकी सेना अपने में मिलाई और अपनी सेना ली। तीनों लोगों की संयुक्त सेना लेकर मीर जाफर ने अंग्रेज़ों पर हमला बोल दिया। लेकिन अंग्रेज़ों के पास तोपें थीं। अंग्रेज़ों की चाल मीर जाफर पर भारी पड़ी। उन्होंने अपने सेनापति हेक्टर मुनरो को मीर कासिम को देख लेने के लिए कहा। हेक्टर मुनरो ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। मित्रों, सन 1764 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। इतिहास में यह युद्ध बक्सर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। बक्सर बिहार का एक महत्वपूर्ण बड़ा सा जिला है जो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से बिल्कुल लगा हुआ है। इस प्रकार पूरे देश में अंग्रेजों का शासन हो गया। बहुत ही अत्याचार करने लगे। बूढ़े, स्त्रियों एवं बच्चों के साथ भी बहुत ही अत्याचार करते थे। भारतीय जनता अपने अपने तरीके से आज़ादी प्राप्त करने के मंसूबे देखने लगी। इसी बीच हमारे देश में एक महापुरुष का जन्म हुआ जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। सन 1869 ईस्वी में गांधी जी गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में पैदा हुए थे। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए सबसे अधिक दिनों तक संघर्ष किया। इन्होंने अनेकों आंदोलन चलाए, जैसे दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, और जो अंतिम आंदोलन इन्होंने चलाया था वह था 9 अगस्त 1942 को छोड़ा गया भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 5 वर्षों तक यह आंदोलन चला। भारत में गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज़ों के कत्ले आम होने लगे। विदेशी सामान की होली जलाई जाने लगी। अब अंग्रेज़ों ने ये जान लिया था कि इस देश पर शासन करना अब महफूज नहीं है। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने 14 अगस्त की आधी रात के बाद भारत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। परिणाम ये हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। मित्रों, हमें अपनी इस आज़ादी की रक्षा करनी है। हमारे महापुरुषों की भी यही कामना रही है कि हम रहें या न रहें, यह देश रहे। महापुरुषों, क्रांतिवीरों, अमर शहीदों के अथक परिणाम स्वरूप और उनके सफल प्रयास के कारण आज हम आज़ाद हैं। हमें इस आज़ादी को बरकरार रखना है। आइए हम शपथ लेते हैं कि हमें हर हाल में इस आज़ादी की रक्षा करनी है। स्वाधीनता दिवस जिंदाबाद। मित्रों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट करना
और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आज़ादी की इस लड़ाई की ये महत्वपूर्ण बातें पूरे देश की जनता जान सके। अब मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।